नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकार के अंग। सरकार के अंग हम लोग जानते हैं क्या होती हैं। व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका संगठन देखेंगे, इनका कार्य देखेंगे, इनका महत्व देखेंगे और इनमें जो पारस्परिक संबंध है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिकाओं का विकास किसके साथ हुआ भाई? तो लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ ही इनका क्या हो गया, विकास हो गया। एलन बॉल महोदय के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यवस्थापिकाओं का जन्म कहाँ पर हुआ है? कार्यपालिकाओं के लिए परामर्श देने वाली संस्थाओं के रूप में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्यवस्थापिकाओं का संगठन। तो व्यवस्थापिकाओं का जो संगठन है वो निम्नलिखित आधार पर होता है। ठीक है, अब वो आधार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला है प्रतिनिधित्व आधार। तो व्यवस्थापिकाओं का जो संगठन होता है वो लोकतांत्रिक राज्यों में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है, परंतु प्रतिनिधित्व के आधार पर व्यवस्थापिकाओं का जो गठन है वो केवल लोकतांत्रिक राज्यों की विशेषता है। ठीक है, केवल और केवल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, निरंकुश शासन व्यवस्थाओं में शासक की मर्जी से यहाँ पर व्यवस्थापिका का गठन कर दिया जाता है। दूसरा जो आधार होता है वो है राजनीतिक दलों का आधार। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका के गठन का क्या होते हैं, मूल आधार होते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो व्यवस्थापिकाओं के बाहरी व आंतरिक दोनों तरह के संगठनों के क्या होते हैं, आधार होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं व्यवस्थापिकाओं के कार्य और शक्तियाँ। ठीक है, तो इनकी कार्य क्या क्या हैं और इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो व्यवस्थापिकाओं के सरकारी या फिर संवैधानिक कार्य पहला देख लेते हैं। तो इनके जो सरकारी और संवैधानिक कार्य है वो क्या क्या है? पहला काम है भाई नीतियों का विकास करना, ठीक है, कानूनों का निर्माण करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण करना और वित्त पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो ये इनके सरकारी और संवैधानिक कार्य होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक और व्यवस्था संबंधी कार्य इनके कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है प्रतिनिधित्व, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा होता है हित स्वरूपीकरण या फिर जिसे कहते हैं हम हित समूहीकरण। जो तीसरा होता है राजनीतिक समाजीकरण या फिर जिसको शिक्षण बोलते हैं। चौथा होता है पर्यवेक्षण, संवीक्षण और निगरानी। तो ये इनके कौन कौन से कार्य हो जाएंगे भाई? राजनीतिक और व्यवस्था संबंधी कार्य हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसी में एक आता है कि प्रदत्त विधायन क्या होता है। ठीक है, तो प्रदत्त विधायन क्या होता है? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कार्य का जो बोझ है वो बढ़ने के कारण क्या होता है, व्यवस्थापिका अपने कार्यपालिका को सौंप देती है। ठीक है, व्यवस्थापिका जो कुछ अपने कार्य होते हैं वो किसको सौंप देती है? कार्यपालिका को सौंप देती है। तो इस प्रक्रिया में जो व्यवस्थापिका होती है वो विधायक की रूप लाइन जो है यहाँ पर तैयार करके कार्यपालिका को देती है और यही क्या होता है, प्रदत्त विधायन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कार्यपालिका की तरफ। ठीक है, कार्यपालिका देखो तो व्यापक अर्थ में जो कार्यपालिका है उसका तात्पर्य क्या होता है? उन सभी राज्य कर्मचारियों से होता है जिनका संबंध राज्य के प्रशासन से होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये नोट करके रखना है। कार्यपालिका के विभिन्न कार्य हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहले तो प्रकार पहले देखते हैं। तो प्रकार पहले हम लोग जानते हैं दो प्रकार की होती हैं स्पेशली। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होती है? तो ये एक ऐसी कार्यपालिका होती है जो स्वयं कोई कार्य नहीं करती है, परंतु जो कार्यपालिका का समस्त कार्य है वो इसी के नाम से संपादित होता है। जैसे कि हम लोग देखें तो वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका, लेकिन वो हमारे यहाँ कार्यपालिका का प्रमुख है। सारे कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो नाम मात्र की कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है पैतृक। तो पैतृक में अगर हम लोग देखा जाए तो ब्रिटेन में सम्राट का पद, और दूसरा जो होता है निर्वाचित यानी कि भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरी जो टाइप होती है वो होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो जहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वहाँ वास्तविक शक्ति क्या होती है भाई? एक मंत्री परिषद में निहित होती है और जिसमें जनता द्वारा चुने गए क्या होते हैं, प्रतिनिधि शामिल होते हैं और वो संसद के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। पहले होती है एकल कार्यपालिका और दूसरी होती है बहुल कार्यपालिका। तो एकल कार्यपालिका नॉर्मली हम लोग जो अपने भारत देख रहे हैं, यूएसए देख रहे हैं, सारी जगह। बहुल कार्यपालिका का एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुल कार्यपालिका। चलिए, तो ये हो गया।
अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंधित जो कार्यपालिका है वो क्या होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, तो ऐसी कार्यपालिका का नेतृत्व कौन करता है। तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का नेतृत्व हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री करता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो शासन प्रणालियाँ हैं संसदात्मक और यहाँ पर एकात्मक, अध्यक्षात्मक, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो कार्यपालिका का जो नेतृत्व है कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और वह क्या होता है, संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसमें जो कार्यपालिका होता है उसका निर्माण कहाँ से होता है, तो उसका निर्माण विधायिका के सदस्यों द्वारा किया जाता है, अर्थात कार्यपालिका तथा विधायिका में संलग्न पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप भारत की कार्यपालिका को देख सकते हैं। दूसरा होता है राष्ट्रपतीय या फिर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका। तो यह क्या होता है, ये राष्ट्रपति के नेतृत्व में कार्य करती है। ठीक है, लेकिन संसद के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होती है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर क्या होती है, ये आधारित होती है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो वो है अमेरिका की कार्यपालिका। तो आगे हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली पढ़े थे तो उसमें सारी चीज़ें बड़े आराम से पढ़ लिए थे। अगला हम लोग देखेंगे संसदीय व अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका इन दोनों का मिश्रण हो। तो संसदीय व अध्यक्षीय के बीच में यह कार्यपालिका होती है। ठीक है, दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है, साथ ही वह संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता है। तो ये दोनों के गुण उसमें पाए जाते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वह फ्रांस की कार्यपालिका। ठीक है, फ्रांस की कार्यपालिका में ये संसदीय और अध्यक्षीय दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब जो अगला आता है वो आता है बहुल कार्यपालिका। तो ये क्या होती है, तो इसमें कई कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, कई कार्यपालिका प्रमुख होते हैं तथा सभी की शक्तियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। इनमें से कोई एक अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, 7 सदस्य, तो ये सातों जो है प्रमुख होते हैं। अब इनमें हर एक साल के लिए यहाँ पर अध्यक्ष बनता रहता है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं बहुल कार्यपालिका। अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य में क्या क्या होता है, विदेशी संबंधों का संचालन करना, राष्ट्रीय कार्यों का संचालन करना, सैनिक कार्यों का संचालन करना और व्यवस्थापन कार्यों का संचालन करना। तो ये सारे क्या होते हैं, संवैधानिक कार्य होते हैं। राजनीतिक कार्य अगर देखा जाए तो एक महोदय आते हैं मैक्रीडिफ। मैक्रीडिफ ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैक्रीडिफ के अनुसार जो है कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य बताइए। तो वो राजनीतिक कार्य कौन कौन से हैं, प्रतिनिधित्व व एकीकरण, नेतृत्व, विचार विमर्श व निर्णय करना, निरीक्षण करना, क्रियान्वयन करना और नियंत्रण करना। तो ये जो है कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, न्यायपालिका की तरफ। तो न्यायपालिका क्या होती है भाई, कानूनों की व्याख्या करने और उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। वेरी सिंपल। तो शासन में जो शक्ति है, शासन में जो शक्ति है उस संतुलन व शक्ति का जो विभाजन है, ठीक है, शक्ति का संतुलन और शक्ति का विभाजन, इसको बनाए रखने में न्यायपालिका की भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व स्वायत्तता व्यक्ति तथा राज्य दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होती है। परंतु यह बिंदु भी ध्यान देने योग्य है क्या है कि सभी राज्यों में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें तो चीन में न्यायपालिका, तो चीन में जो न्यायपालिका है उस पर साम्यवादी दल का नियंत्रण होता है, तो वहाँ पर स्वतंत्र नहीं होती है। जबकि भारत में देखें, अमेरिका में देखें तो यहाँ पर न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है और स्वायत्त भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी वर्ष 1803 ईस्वी में। ठीक है, मार्बरी बनाम मेडिसिन वाद आया था, इसके नाम से जानी जाती है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का आशय है वो क्या है कि न्यायपालिका द्वारा विधायिका के बनाए गए कानूनों की जाँच करना। ठीक है, यह करना कि भाई विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो कानून संविधान के अनुरूप है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसी की जांच करने को हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। तो यदि जो कानून है वो संविधान के अनुरूप नहीं होता तो फिर न्यायपालिका क्या कर देती है, उसे अमान्य घोषित कर देती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, व्यवस्थापिका क्या होती है और यहाँ पर कार्यपालिका क्या होती है और यहाँ पर न्यायपालिका क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लिया और लगभग ये चीज़ें आपको आती भी होंगी भाई, अगर आप स्टूडेंट हैं सिविक्स के, पॉलिटिकल साइंस के। तो चलिए समाप्त करते हैं ये चैप्टर यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।